सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट वर्दा शोएब और मेरे साथ हैं तलहा जो ना जुम्मा मुबारक भी आपको कहेंगे 1 अप्रैल के साथ साथ जुम्मे का भी मुबारक देना है। बिल्कुल, आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो तलहा, और हमारे सब देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको होशियार और ख़बरदार कर दूं। तलहा, आप भी होशियार और ख़बरदार हो जाइए। वैसे अमूमन हमारी एज में तो अब हम ये सब चीज़ें नहीं करते, लेकिन अक्सर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टूडेंट्स ये ज़रूर करते हैं। आज 1 अप्रैल है और दुनिया भर में अप्रैल फूल का आलमी दिन, मजाक करने का एक आलमी दिन मनाया जाता है। तो जहाँ पे हम देखते हैं अक्सर यंगस्टर्स कुछ प्रैंक्स करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कज़न्स आपस में कर रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बराए मेहरबानी इस तरह के प्रैंक्स करने से गुरेज करें, या इस तरह के हंसी मजाक या किसी के साथ इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को नुकसान पहुँचे। तो वर्दा, आपने 1 अप्रैल की इंपॉर्टेंस बताई है, मैं जुम्मे की इंपॉर्टेंस बता दूं। जुम्मे के दिन नबी करीम आका दो जहां रहमतुल्लिल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए, और साथ साथ जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं जिनका इंतकाल हो चुका है उनकी कब्र पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जुम्मे के दिन वो आपको लाजमी पहुंचाते हैं। खैर, आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। नजर डालते हैं पहले बड़ी खबर पर। कप्तान ने अरकान की हिमायत खो दी, अवाम की हिमायत पाली। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मिसाल हैं, कहीं ऑपोजिशन को सियासी खेल उल्टा ना पड़ जाए। हुकूमत की तकलीफ में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश। रमजान करीब आते ही सस्ते बाजार सज गए, लेकिन ये सस्ते बाजार क्या वाकई सस्ते हैं? बॉडी बिल्डिंग, तनसाजी के खेल में बढ़ता स्टेरॉइड्स का रुझान। फिटनेस के खेल में सेहत से खिलवाड़ कितना खतरनाक, जानिए आज के शो में। उम्र 7 साल, महारत कमाल, नन्ही मुसव्विरा मीशा के फन की दुनिया दीवानी। वाओ, आपने देखा तलहा, कितनी छोटी सी बच्ची है और कितनी खूबसूरत स्केचिंग कर रही हैं ये। You're right. और ये हमारे शो पे भी होंगी आज। राइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर आज़म ने अब कल के अपने कौम से खिताब में बहुत सारी बातें की हैं। उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बताइए, इस वक्त जो सिचुएशन है, कौम सर बड़ी परेशान है, डॉलर का प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर है, अदम इस्तेहकाम है, अनसर्टिनिटी है, स्टॉक मार्केट प्रेशर में, कमोडिटी मार्केट्स प्रेशर में, हर कोई सोच रहा है क्या होने जा रहा है हमारे मुल्क में। इलेक्शंस कब होंगे आपकी नज़र में कुरैशी साहब? इसकी जिम्मेदार मौजूदा अपोजिशन है, इन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर इस सारे मुल्क के निज़ाम को दांव पर लगाया है। जिन्होंने मंडी लगाई है, जमीन खरीदे हैं, बोरियां लगाई हैं लोगों की, और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कैफियत पैदा की है। आपको याद होगा, मैं बारहा कहता रहा, इस वक्त पाकिस्तान जिन मरार रहा है, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दरकार है, लेकिन इन्होंने अपने मकासद के लिए, ये आपने देखा कि भांत भांत की बोली इकट्ठी हो गई, जिनका नजरिया एक नहीं है, सोच एक नहीं है, जमात एक नहीं है, फलसफा एक नहीं है, सिर्फ मफाद एक है, मफाद एक है, और वो जाती है, कौमी नहीं है। हर नौ हम अपना इंशाल्लाह जो है जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से इनका मुकाबला कर रहे हैं और करते चलेंगे। वज़ीर आज़म ने कल कौम को एतमाद में लिया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, मैं तो चीन में था, जब पहुंचा तो इजलास मुकम्मल हो चुका था, जिससे मैं शामिल होता। उस इजलास में कुछ फैसले किए गए, उसमें एक फैसला ये था कि हम नाज़िमुल अमूर, अमेरिका के नाज़िमुल अमूर को बुलाएं और कहें कि ये जो कम्युनिकेशन उनकी है, ये हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत है और ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। चुनांचे
मैंने हिदायत की फॉरेन सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिकन को कि अमरीकी नाज़िम अल-अमूर को बुलाया जाए और ये डिमाश किया जाए। चुनाचे कल वो डिमाश हो गया और मैंने अपने जो सफ़ीर हैं वाशिंगटन में उनको भी हिदायत दी है कि वो वहाँ भी जो साउथ एशिया के मामला से डील करते हैं दफ्तर खारजा में, स्टेट डिपार्टमेंट में, उन्हें भी हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। कुरैशी साहब ये बताइए कि बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लग कुछ यूं रहा है कि अरकान का वोट तो चला गया है लेकिन अवाम का वोट आपके पास अभी भी है, इस पर थोड़ी बात कीजिएगा। देखिए अवाम जो है, आपकी अवाम एक एक चीज पर नजर रखती है, वो बड़े गौर से और खामोशी से लोगों को देख रहे हैं इसने क्या रोल प्ले किया। ठीक है ना। अब देखिए मिसाल के तौर पर कराची के मामला आपके सामने हैं। एनपीएम के हमारे जो साथी भाई हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो 3.5 साल, 3.25 साल पीपल्स पार्टी को कोसते रहे कि कराची के हकूक का इन्हें सौदा किया है, कराची का हक मारा है, और फिर उन्होंने चंद वजारतों के लिए और चंद मराहत के लिए उनके साथ मिलाप कर लिया। ठीक है। इसी तरह आप देखें पीपल्स पार्टी जो अपने आप को एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी कहती है, वो किसके शाना बशाना खड़ी है? JUI के। अब पीपल्स पार्टी का JUI का क्या नजरियाती ममासलत है, लेकिन कौम देख रही है कि किस तरह मफादात इनको जोड़े हुए हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लोगों ने और अवाम ने फैसला किया है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से आप पहले देखिए 27 मार्च को क्या हुआ, आपने देखा इसी परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में लाखों का मजमा इकट्ठा हुआ। वो कौन लोग थे, वो क्यों आए? वो लोगों की पल्स थी। आपने देखा कमालिया में क्या हुआ, आपने देखा मेलसी में क्या हुआ, आपने देखा लोअर तीर में क्या हुआ, आपने देखा स्वात में क्या हुआ, आपने देखा बालाकंड में क्या हुआ। ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे बहुत जरूरी वो ये है कि सर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मैंने आपसे बात करनी है। हम जानते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने अमेरिका का नाम ले लिया है और CIA की ये हॉबी है, उनको शौक है हुकूमतें गिराना, हुकूमतें बनाना। इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में जो स्टांस लिया हुआ है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि वो पाकिस्तान के लिए किस कदर खतरनाक साबित होगा। देखिए उस पे अगर उनको ये हमने बताया था, आपके इल्म में है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उन्होंने हमारे रूस जाने से पहले उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता किया हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से और कहा कि आप मॉस्को मत जाएं। हमने इनको कहा कि देखिए मॉस्को का जो हमारा दौरा है वो कई महीनों से तयशुदा है, एक बायलैटरल विजिट है और उस विजिट के तहत हो रहा है, उसका यूक्रेन की सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारी पैदा करदा नहीं है, हम उसमें बिल वास्ता बिला वास्ता हम किसी सूरत मुलव्वस ही नहीं है, तो हम इसलिए जा रहे हैं। लेकिन नागवार गुजरा। बहरहाल हमने जो किया एक्सप्लेन किया वो आपके सामने है और ये उनका ख्याल था कि ये इमरान खान का एक ज़ाती फैसला है। उनको जब यहाँ उनकी अंडर सेक्रेटरी आई थी अजरा जिया इस्लामाबाद में मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने इसको वाज़ेह तौर पे कहा कि ये एक इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के जरिए ये फैसला किया गया था कि हमने जाना है, ये किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं था। तो क्या आप समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुई है कि वो सिर्फ रूस का दौरा करने गए थे, या फिर क्योंकि उन्होंने एयरबेस नहीं दी अमेरिका को? जब इजराइल का प्रेशर डाला जा रहा था कि इजराइल को मानो, तब भी वजीर आजम इमरान खान डट गए कि मैं इजराइल को। क्या ये दूसरी वजूहात इसमें शामिल नहीं है कि इमरान खान को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मेरे भाई, मैं एक जिम्मेदार होते पे हूँ और उस होते का तकाजा है कि मैं मोहतात गुफ्तगू करूँ। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा जो मेरा मनसब उसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैंने 27 तारीख को भी कहा था, जल्द क़याम में कहा था, बहुत से राज हैं जो मेरे सीने में हैं। सर अल्लाह ताला आपके राजों को सीने में रखे, लेकिन अगर ये राज निकल आएंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की काया पलट जाएगी और सियासत की बिसात भी बिखर जाएगी। हर चीज का वक्त होता है। हमारे इल्म में था, ये जो कम्युनिकेशन है हमारे इल्म में थी, 7 मार्च से हमारे इल्म में थी, लेकिन उसकी टाइमिंग होती है और हमने उस टाइमिंग को सामने रख के किया। कुरैशी साहब, सॉरी सर, ये बताइए सर, फेस सेविंग की बात हो रही है अपोजिशन की जानिब से कि वजीर आजम फेस सेविंग मांग रहे हैं, अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं एग्जिट करते हुए, जरा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। गलत कह रही हैं, हम कोई फेस सेविंग की बात नहीं कर रहे।
हमने सियासी मैदान में उनका मुकाबला किया है और करेंगे। हार जीत हमें उसकी परवाह नहीं, हमारा मौक़िफ़ जीतना चाहिए। कुर्सी को चिपका रहना हमारा मकसद नहीं है, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा मकसद है। करेक्ट सर, ये बताइएगा कि इजलास की तैयारी क्या है, क्या होने जा रहा है इजलास में, क्या तैयारियां की हैं आपने? देखिए, इजलास में तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार है उसको फॉलो किया जाएगा और हम उसके पाबंद हैं। हमने कोई उसमें हमने रखनांदाजी नहीं डाली। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इजलास होना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल तकाजे हैं उनको पूरा होना चाहिए। कुरैशी साहब, डोंट यू थिंक वी आर प्रोलॉन्गिंग द नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? हम जल्दी से करके जान छुड़ाएं, हम इसको लंबा क्यों कर रहे हैं सर? रमजान भी सर पे खड़ा है। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। आपके इल्म में है कि एक पिटिशनर है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है, वो भी जेर बहस है और उसका फैसला भी अभी आना है। आला अदलिया से हमने रहनुमाई हासिल की है उन लोगों के बारे में जिन्होंने पार्टी के लाइन के वाजे शो कॉज नोटिस के बावजूद अपनी वफादारियां तब्दील की हैं और वाजे कहा है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट नहीं देंगे। अब किस सूरत हाल में उनके वोट की क्या हैसियत होगी, हमने रहनुमाई हासिल की है और अभी वो केस चल रहा है। कुरैशी साहब, संडे को वजीर आजम इमरान खान ने सारे वर्कर्स को इस्लामाबाद आने का कहा है, उसकी क्या वजह है, क्या होने जा रहा है? मेरे मेरे सामने की बात राइट। कुरैशी साहब, ये बताइए कि आपका स्टांस इस वक्त, डू यू थिंक वजीर आजम इमरान खान के पास अभी भी चांस है एतमाद हासिल करने का असेंबली से? सर, इसके एतमाद आपको एक सियासी जमात को दरकार होता है अवाम का एतमाद। मैं समझता हूँ कि आज कौम का जितना वजीर आजम पर एतमाद है वो इस सारे ऑपोजिशन टोले से भारी है। तराजू के पलड़े में एक तरफ तनहा इमरान को रखते और दूसरी तरफ तमाम कायदीन को रखते, इमरान का पलड़ा भारी है अवाम की नजर में। थैंक यू सो वेरी मच। वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़े अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि अवाम अब भी वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। KPK इलेक्शंस ने वाज़े कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने हेल्प मांगी हुई है, सदारती ऑर्डिनेंस है, वहां से भी फैसला आना है जिसके बाद सिचुएशन मजीद क्लियर होगी कि क्या स्टांस अपनाया जाए और किस तरह आगे बढ़ा जाए। लेकिन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि PTI इमरान खान की टीम इस वक्त भी कॉन्फिडेंट है और उनमें कहते हैं ना वो नाउम्मीदी पैदा नहीं हुई है। दे आर स्टिल वेरी मोटिवेटेड कि हम रियासत और पाकिस्तान की खातिर जो बेहतर होगा हमारे मुफाद में हम वही करेंगे, जो कि बहुत एक अच्छी बात है वर्दा, क्योंकि यकीनन इस स्टांस पे आके, इस सिचुएशन पे आके बहुत सारी पार्टीज तितर बितर हो जाती हैं कि हुकूमत ख़त्म हो रही है, फूट पड़ गई है, लॉबियाँ बन गई हैं। लेकिन आई स्टिल सी इमरान खान बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल तला बिल्कुल सही कह रहे हैं और खान साहब हमेशा से कह रहे हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, हार नहीं मानूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। और तला हमारे साथ नाज बलोच साहिबा पीपल्स मौजूद हैं तो उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी नाज साहिबा, ये बताइएगा कि जिस तरह वजीर आजम बार बार बैरूनी साजिश की बात दोहरा रहे हैं और कल अपनी तकरीर में उन्होंने अमेरिका का नाम ले भी लिया था, अगर ये सब हकीकत है तो क्या वाकई ऐसा कोई ख़त आया है? तो क्या ये बेहतर नहीं था कि इस वक्त फ़िलहाल अपोजिशन अदम एतमाद की तारीख मौखर कर देती, अदम एतमाद को ही ख़त्म कर देती, हटा देती? देखिए, आज वज़ीर आज़म मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो शिकस्त खुर्दा स्पीच की है उससे नज़र आया कि वज़ीर आज़म खुद आज की बात करने के बजाय माजी के ऊपर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ हैं। आज के जो हालात हैं उनके ऊपर तो उनको पहले अवाम को बताना चाहिए कि वो क्यों इस ख़त के और ऐसे गुमनाम ख़त के पीछे और ये एक असेसमेंट वाले ख़त के पीछे जो है वो छुप रहे हैं, जबकि उनको और पूरा देखिए पूरी कौम को जो गुमराह करने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है कि जनाब ये इंटरनेशनल प्रेशर था और ये इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है और अदम एतमाद के ऊपर जो है उनकी ये एक लोगों में बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। इस पर तो हमें अफसोस हो रहा है क्योंकि देखिए अदम एतमाद कोई आज की बात नहीं है। ये अदम एतमाद का सिलसिला तो जब PDM फॉर्मुलेट हुई थी तो PDM के आप एजेंडा के अंदर नुक्तों के अंदर उनके नुकात में देख रहे हैं कि उसमें एक पॉइंट अदम एतमाद का उस
वक्त से मौजूद था कि अदम एतमाद की तरफ हम अपोजिशन को जाना चाहिए। और उसके बाद तवातर से अदम एतमाद के ऊपर जो है हमारी बार बार जो है इस पर पेशरफ्त भी होती रही और ऐलानात भी होते रहे। और 27 तारीख को जो बिलावल साहब कराची से कारवां लेकर रवाना हुए 27 फरवरी को, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ और इस्लामाबाद जाके हम अदम एतमाद पेश करेंगे, हुकूमत के खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन पेश करेंगे। तो ये बातें तो तय थी। फिर अब ये कहना कि जी 8 तारीख को अदम एतमाद का मोशन मूव किया, रेजोल्यूशन दिया गया है, उससे एक दिन पहले जो है वो बैरून मुल्क से कोई खत आया, ये इसको जोड़ना, ये बताइएगा नाज साहिबा, है ये बहुत खौफनाक खेल है। ये बताइए नाज साहिबा कि वज़ीर आज़म ने इतवार को असेंबली में वोटिंग के वक्त कारकुनों को इस्लामाबाद आने की कॉल दे रखी है। अगर बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं PTI के, तो अपोजिशन का क्या रिस्पॉन्स होगा इस हवाले से, क्या प्लानिंग है आपकी? ऑपोजिशन बहुत पुरअमन है। ऑपोजिशन ने कोई गलत हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया, ना हम करना चाहते हैं। हमने बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ अपने जमहूरी हक को एक्सरसाइज करने के लिए जो मोशन मूव की है, उसके ऊपर हम आज भी, हमारी तादाद मौजूद थी 175 के करीब, और हम तो आज भी कह रहे थे कि वोटिंग कर ली। और नाज साहिबा, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए KPK में, इसमें आपकी पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई, इसकी वजह क्या थी? इकट्ठा कर लेंगे, लोग जूते मारेंगे, ये कौन से, ये क्या की? राइट कुछ शायद टेक्निकल डिफिकल्टी से लाइन ड्रॉप हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद, नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और उनका ये कहना था कि वो पुरअमन रहेंगे, चाहे इतवार को PTI के बहुत सारे वर्कर्स इस्लामाबाद पहुंच भी जाएं तब भी वो पुरअमन रहेंगे, और वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि वज़ीर आज़म को वो आउट कर देंगे असेंबली से और अपनी नई गवर्नमेंट लेकर आएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज अभी भी हैं जो अनक्लियर हैं। इतवार के रोज़ क्या होगा, आज सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट पे सारी नज़रें जुड़ी हैं क्योंकि ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम जो KPK गवर्नमेंट में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें PTI की परफॉर्मेंस आउट क्लास थी, जिसकी वजह से बड़ा कॉन्फिडेंस इस वक्त आज PTI को मिला है। और यकीनन बड़ा दिन भी है, आज रमज़ान भी सर पे खड़ा है, 1-2 दिन में रोज़े शुरू हो जाएंगे, तो हर कोई ये चाह रहा है कि रमज़ान शुरू होने से पहले तमाम मामला रैपअप हो जाए और सूरत हाल क्लियर हो जाए, अनसर्टेनिटी दूर हो जाए। डॉलर अपने पीक पर है, इसी वजह से डॉलर पर प्रेशर बनता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है वर्दा, और मैं दुआ कर रहा हूँ कि बस डॉलर नीचे आ जाए। जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो PTI वाले हैं, वो कहते हैं कि अगर वजीर आजम गए तो डॉलर चढ़ जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी और अपोजिशन वाले कहते हैं अगर वजीर आजम गए तो डॉलर घट जाएगा। लेट्स सी क्या होता है वर्दा। ये तो वल्लाह आलम क्या होगा तलहा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है KPK के इलेक्शंस को देख के कि आवाम का आप सेंटिमेंट वोट कह सकते हैं वज़ीर आज़म के साथ है इस वक्त, या फिर हम कह सकते हैं कि या तो फिर पूरी कौम, जैसे कि कल वज़ीर आज़म साहब ने अपनी कौम से ख़िताब किया था और उनसे कहा था, उनको बताया था कि ये बेर साजिश है और गैर मुल्की साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये पॉसिबल भी हो सकता है कि शायद आवाम इस वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी हुई हो उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वोटिंग के थ्रू अपनी सपोर्ट शो कर रही है। बहरहाल होता क्या है ये तो इतवार को ही पता चलेगा। लेकिन जहां हमने कल देखा कि वज़ीर आज़म ने जिस तरह से खिताब किया अपनी आवाम के साथ, उसमें ये बात तो वाज़ेह थी कि हुकूमत के लिए हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत मुश्किल हालात से इस वक्त हुकूमत गुजर रही है। लेकिन अगर वाकई तब्दीली का फ़ैसला हो ही चुका है तो इस तब्दीली के मुल्क पर असरात क्या होंगे। जैसे कि अभी हम बात करते कि अगर खान साहब चले गए, गवर्नमेंट चली गई तो डॉलर कम हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं डॉलर बढ़ जाएगा। तो देखना ये है कि होगा असल में क्या। तो इस तमाम कन्फ्यूजन के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? टू यू। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उनसा भाई, पिछले हफ्ते आपने कहा था कि हुकूमत के साथ क्या होगा, यानी कि आपकी जो पेश गोई थी वो उल्टी नजर आ रही है, ऑपोजिट दिखती नजर आ रही है। आपने कहा था कि नहीं जाएगी। जी, मैंने कहा था कि जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल जो है वो खान साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात का मंथ्स रहेंगे। ये तो सभी कह रहे हैं, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, ये सब यही कह रहे हैं ना कि जून तक के लिए कहा गया है। नॉलेज के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक बता रहा है। और मेरे कार्ड्स में भी यही आया था कि अप्रैल तक जो है वो इमरान खान साहब के लिए टफ रहेगा और उसमें जो है वो तब्दीली भी आ सकती है, चेंजेस भी आ सकते हैं और उसमें ये है कि अर्ली इलेक्शंस भी हो सकते हैं।
तो काफ़ी कुछ हो सकता है। ये बात तो हमें बहुत सुनने में आ रही है कि इलेक्शंस वक्त से पहले हो जाएंगे और कुछ माहिर और वरदार बात ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बंदा अनप्रेडिक्टेबल भी होती हैं। Exactly. और वैसे भी ये गैब का इल्म है, अल्लाह को पता है, हम सिर्फ एक गाइडेंस आप लोगों से ले कुछ सकते हद हैं, तक हम लोग बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ 100% हम लोग भी एक्यूरेट नहीं होते। कभी कभार तो कुछ चीज़ें जो है वो हमसे भी इधर उधर हो जाती हैं। हाँ, नहीं ये तो वही बात है ना कि उसने सिर्फ एक कौन कहना है और चीजें पलट जानी है, हम ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारा जो इल्म है वो गाइडेंस देता है। एग्जैक्टली हम गाइडेंस ले सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास इतनी पावर्स नहीं है कि हम लोग प्रेडिक्ट करें। लेकिन तो फिलहाल बताएं आपको अभी क्या नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है हुकूमत के साथ क्या, क्योंकि संडे को जो भी है हम देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कार्ड से ही पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा? क्योंकि संडे को वज़ीर आज़म साहब ने अपने कारकुनों को ही बुला लिया है, कहा है कि आके देखो जो लोग अपने ज़मीर बेच रहे हैं और ये अदम एतमाद का वोट दे रहे हैं, तो क्या होगा कुछ नहीं पता जी। फिलहाल आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? और कल मैंने आप लोगों की वेबसाइट पे भी जो है प्रेडिक्शन की थी, बोल की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी मैंने प्रेडिक्शन की थी और यही कहा था मैंने कि ये जो अप्रैल तक का जो मंथ है ये काफ़ी टफ़ होगा। अगर ये मंथ जो है वो इमरान खान साहब ने गुजार लिया तो उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला चल रहा है उससे इस वक्त जो है वो कार्ड्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। द चैरियट का कार्ड है, वैसे तो सक्सेस है, फेम नज़र आ रहा है। ऐसे थोड़ा स्ट्रेट रखें ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा दें। देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब की जो है वो फेम में इजाफा होता जा रहा है और सोशल मीडिया हर कोई उनको जो है वो सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मीडिया है या मीडिया के अलावा आवाम जो है वो काफ़ी लोग जो हैं 80-90% जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं। तो ये फेम का कार्ड होता है जो द चैरियट को कहा जाता है। और हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त जो है वो अपोजिशन की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है खान साहब के मुकाबले में। और वो होते हैं ना प्लैनेट्स की पोजीशन, कभी किस पर्सन के अगेंस्ट किसके फेवर में चली जाती है। तो इस वक्त जो है वो एनर्जी भी हम कह सकते हैं कि वो अपोजिशन के साथ है। अच्छा। तो इसी वजह से इमरान खान साहब को चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए। उनके लोग जो हैं वो काफ़ी मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। ये पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, मुखालफत का कार्ड भी कहते हैं इसको। उनके अपने ही लोग उनके मुखालिफ हो रहे हैं, वो मुखालिफ हैं बेसिकली। ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये है कि हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अर्ली होने के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। वक्त से पहले आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि जो हुकूमत की सिचुएशन जो एक हलचल मची हुई है, इससे हमारी मईशत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर हुकूमत रही तो मईशत का हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगा, हुकूमत चली गई तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन जो चल रही है हुकूमत के साथ, इस पे हमारी मईशत पे आगे जाके कितना असर पड़ेगा? देखिए, कार्ड जो है दो मून का कार्ड है, तो मईशत का हुकूमत के आने जाने से 19-20 का फ़र्क हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि इतनी अपोजिट हो जाए कि हुकूमत के चले जाने से हम कोई बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर जाए या बहुत बड़ा कोई तीर मार लेंगे। महंगाई वगैरह जो जिस तरह की शिकायत है हम सबको, आवाम को, वो चीज़ जो है वो दूर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। महंगाई तो वैसे भी इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म हो सकती है। और ये जो महंगाई 3 साल में हुई है ये दुनिया भर में हुई है, ठीक है थोड़ी बहुत महंगाई हुई है, लेकिन जो पिछले 30 साल में हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड देखा जाए, ये हर जगह हुई। और प्लस कोविड के दौरान जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ने सर्वाइव किया है वो एक बात बिलाशुबा काबिल तारीफ है। देखिए, अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव कर जाती है तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के फेवर में है। तो जैसे द चैरियट का कार्ड अकेन आए, सक्सेस कामयाबी का कार्ड है। मुश्किलात, स्ट्रगल्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कामयाबी है। यानी कि 3-3.5 साल का जो टाइम पीरियड गुजरा है खान साहब का, वो इतना आसान नहीं था। शायद हम कह दें हमारे लिए एक प्रॉब्लम है महंगाई, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट और उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें उन्होंने फेस की हैं।
जिस चीज़ से मुल्क को उन्होंने निकाला है वो एक बड़ी सिचुएशन थी। बिल्कुल, और उन्होंने कल अपने खिताब में ये बात कही भी है, बाकायदा उन्होंने डिटेल्स ही बताई हैं कि उन्होंने किसानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए कितना काम किया है। उन्होंने चैलेंज किया बाकायदा, खुला कि बता दें, दिखा दें कि इतने 3 साल में किसी और ने काम किया है कि नहीं किया। खैर ये तो रही बात, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें इतवार को ही पता चलेगा। और 95% तक चांसेस हैं कि हुकूमत डामाडोल है। खैर थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रेडिक्शंस का हम देखेंगे, हम इंतजार भी करेंगे, फिर अगले हफ्ते भी आपको लेंगे। और इसी के साथ ही जनाब इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। ये सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। जी तला, रमजान आने वाले हैं। आपके मालूम है रमजान में क्या होता है? क्या होता है? शैतान बंद होता है पूरी दुनिया में, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में खुल जाता है। वजह यह है कि दुनिया भर में रमज़ान के अदब में कीमतें कम की जाती हैं, हमारे यहाँ रमज़ान के अदब में मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पर पहुँच जाती है। राइट, लाहौर के सस्ते बाज़ार में है हमारे नुमाइंदे ताबिश। ताबिश बताइए वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सिर्फ नाम के सस्ते बाज़ार हैं या काम के भी सस्ते बाज़ार हैं? देखिए बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से रमज़ान सस्ते बाज़ार जो है लगाए गए हैं। मैं इस वक्त लाहौर शादमान सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिर्फ नाम का ही सस्ता बाज़ार यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम जो रेट्स हैं आम मार्केट से ज़्यादा हैं और जो क्वालिटी है वो भी बी और सी कैटेगरी यहाँ पर मिल रही है। हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा किस तरह की क्वालिटी आप देख रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी? बस शिकायत ये है कि 9 बजे ऑफिस है और 9:30 हो गए हैं, अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं किया। तो बाकी ये है कि क्वालिटी बस दरमियानी सी है। बेहतर ये है कि हर जगह पे एक ही कीमत पे जो है ना चीज़ मुहैया की जाए, ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। लोग जो है ना किसी दुकान पे कुछ रेट है, किसी पे कुछ रेट है। देखिए बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, इसी तरह ग्राहकों का यही कहना है कि तमाम शॉप्स पर जो है रेट एक होना चाहिए। अब ये जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी ताबिश शबीर उन्होंने बोला कि 9:30 हो गए मार्केट। सॉरी टू इंटरप्ट ताबिश, ये कह रहे हैं कि 9:30 हो गए मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है, क्यों कह रहे हैं? कि मैनेजमेंट इतनी बुरी है क्या? देखिए बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन जहांजेब को कहूँगा कि वो अगर दिखा सके तो भी तमाम से उस तरह जो है वो खुल नहीं सकी। और इंतज़ामिया की जानिब से अभी यही कहा जा रहा है कि 9:30-10 बजे के करीब जो है वो उन दुकानों को खोला जाता है, क्योंकि अभी उस तरह जो है कस्टमर्स का रुझान नहीं है। तो ये जब रमज़ान स्टार्ट भी होता है तो यही चीज़ें देखने में आती है। चीनी जो है अभी तक जो है लाहौर शादमान बाज़ार में मौजूद नहीं है, और यहाँ पर रेट जो है वो 80 रुपये किलो दिया गया है, और आम मार्केट में जो है 85 से 90 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। तो यहाँ पर एक दो चीज़ में सब्सिडी ज़रूर दी जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इस हद तक बुरी होती है कि आम आदमी उसे खाने से गुरेज करता है। आटे की कीमत जो है यहाँ पर 10 किलो का 400 रुपये में रमज़ान सस्ता बाज़ार में लगाया गया, लेकिन इसी तरह आटा पड़ा हुआ है, कोई इसको खरीदने वाला नहीं, क्योंकि क्वालिटी इस हद तक बुरी होती है कि लोग उसे खाने से इज्तनाब करते हैं। और यहाँ राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, हमें अपडेट कर रहे थे कि क्वालिटी भी बुरी है। जो बी और सी ग्रेड क्वालिटी का स्टफ है, सब्जियां फल वो मुहैया की जा रहे हैं सस्ते रेट पे, यानी सस्ता बोलकर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सस्ते रेट पे भी नहीं दे रहे। दूसरी बात तो देखिए, आप बता जिस तरह से रहे हैं कि एक तो चीज़ें पूरी अवेलेबल नहीं है, पूरी अशिया अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये कि इन लोगों ने जो इस तरह की बाजार की जो पूरी एक माफिया बनाई हुई होती है, उन्होंने कहा हुआ होता है कि जी हम भी, अगर कोई एक दुकानदार महंगी चीज़ बेच रहा होता है, चाहे वो कोई फल हो, कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, अगला शख्स भी दुकानदार जो है वो भी उसके ऊपर उतना ही बज़द होता है और एक इतना एका किया हुआ होता है कि आप कम करवाएंगे, जबकि बाहर मार्केट में आपको सस्ता मिल जाता है डिस्काउंट रेट्स पे। और जैसे कि वर्दा हम सब जानते हैं कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले तमाम तर लोग निकलते हैं और अपने पूरे महीने की खरीदारी करते हैं, तो सब जब बड़ी लाइनों में लग जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में रश हो जाता है, तो ऑफ कोर्स मुनाफाखोरी तो उरूज पे होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है जो गायब हो जाती है, वो है सिविक सेंस, मैनर्स,
हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी, कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसमें साथ रहने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ सिविक सेंसेस होती हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, जिससे मुतालिक हमारे मुल्क में आगाही की इंतहाई ज़रूरत है। और इस आगाही का बेड़ा उठाया है एक बड़े खूबसूरत और बेहतरीन खातून ने, जिनका नाम है शीरी नकवी साहिबा, जिनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद वो बड़ी मशहूर भी हो गई हैं। वाओ, अमेजिंग शीरी नकवी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और थैंक यू सो वेरी मच आपने इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर रोशनी डाली, क्योंकि हमारे यहाँ सब बेहिस हो गए हैं, सब सुन्न हो गए हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि हम चल कैसे रहे हैं। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है कि हम चल रहे हैं, भाई मौजज़ा है। आपकी ट्रैफिक कंट्रोल करने की वीडियो जब वायरल हुई तो लोग आपके पास आपको पहचानने लगे और आपके पास आने लगे, तो इससे पहले लोगों को आप क्या, कैसे आप रिस्पॉन्स करती थी, किस तरह रीच करती थी, जरा बताइएगा हमें। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और मुझे दावत देने का अपने प्रोग्राम पे। ये एक वीडियो का हवाला नहीं है, हम 20 साल से ये काम कर रहे हैं। सिर्फ इस दफ़ा मैं ट्रैफिक में चली गई, वैसे सब कुछ करती रहती हूँ, और उसकी वीडियो बना ली 50-60 सेकंड की, माशाल्लाह, तो ये हो गया। इसमें सिर्फ मैं ट्रैफिक का नहीं, ये एक पूरा प्रोग्राम है, उड़ान के नाम से एक प्रोग्राम है। उड़ान का जो सेंट्रल आइडिया वो पाकिस्तानियत का कोड है। कोड जैसे बाइनरी होता है कंप्यूटर जिस पे चलता है 0 and 1, इस तरह हमने पाकिस्तान के हरूफ से बनाया है। पे से पाक, अलिफ से इनकसारी, काफ से काम पसंद, सीन से सच, ते से तमीज़दार, अलिफ से एतमाद और नून से नेमत। और इसका ऑपोजिट क्या है? अगर आप पाक नहीं हैं तो आप गंदे हैं, इनकसारी नहीं है तो गरूर है, काम पसंद नहीं है तो काम चोर हैं, सच नहीं है तो झूठे हैं, तमीज़दार नहीं है तो बदतमीज़ हैं, इतमाद नहीं है तो शकी हैं, और नेमत नहीं है तो किसी के लिए ज़हमत हैं। तो यकीनन पाकिस्तान का हर फ़र्द चाहता है कि ये मुल्क तरक्की याफ्ता हो, बावकार हो और पुरइज़्ज़त हो, सब चाहते हैं। तो उसके लिए हमने पाकिस्तानियत का एक कोड बनाया। अब इसमें एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं और वो ट्रैफिक वाली एक थी। अब हाँ, लोग पहचानते हैं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि मुझे पहचाने या ना, पैगाम निकले, हम उस पर अमल शुरू करें। हमें जो ये जन्नत मिली हुई है, जन्नत का टुकड़ा है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह तूने मुझे जन्नत अगर देनी है तो मुझे यही मिले जो तूने मुझे यहाँ इस टुकड़े पे दिया है। हम इसकी कदर करना शुरू हो, तब कहीं जाके, अभी तो हम इस पर थूकते हैं तो ये वापस थूकती है। इसमें हम हैरान क्यों होते हैं? टीवी वाले कहते हैं अवाम बड़ी परेशान है, क्यों होगी? जिस पे आप थूकेंगे वो वापस थूकेगा आप पे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आए हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो और पाकिस्तानियत। अच्छा आशीष साहब ये बताइएगा, बहुत स्वीट, अच्छा आपकी जो वीडियो वायरल हुई उसमें आप इतना मीठा, इतने प्यार से इस तरह से बात करती हैं लोगों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए, तो लोग कहते हैं, कहा जाता है कि आपके अंदर लोगों से कम्युनिकेट करने की जो एक टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है। तो किस तरह से आप बात करती हैं, किस स्टाइल में आप बात करती हैं कि लोग फ़ौरन आपकी बात मान जाते हैं? अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब देखते हैं तो यकीन आता है, जब सुनते हैं तो यकीन नहीं आता। पहले हम खड़े होके, मैं भी, मेरे कॉलीग्स भी, हम खड़े होके कैमरे के आगे बातों की वीडियोस बनाते थे। फ़र्क क्या हुआ? 20 साल की मेहनत के बाद वही बातें मैंने अब सड़क पे जाके अमल करनी शुरू की। अभी तो और वीडियोस देखे, मैं बेलचे के साथ रोडों के खड्डे भर रही हूँ, मैं ATMs में जाके उनको साफ कर रही हूँ, जो आम हर शख्स की जिम्मेदारी। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आम काम है जो मैं रोज़ाना करती हूँ। सिर्फ इस दफ़ा उनकी वीडियो बन गई है। साइकिल पे मैं दफ्तर जाती हूँ ताकि माहौल ना ख़राब हो। पानी बचाने की मुहिम है, मैंने छोटे बाल क्यों रखे हैं ताकि पानी ना ज़ाया हो। इस तरह की हम रोज़ाना अपनी आदत डालेंगे, रहेंगे, उस पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, हमें कुदरत का एहसास होगा, नेचर का। तो करके दिखाते जब हैं तो लोग फिर यकीन करते हैं, सिर्फ बोलने से यकीन नहीं आता। इसलिए एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि अपने मज़हब को फैलाना है तो अपनी ज़बान से ना फैलाओ, अपने अमाल से फैलाओ। सही, वेरी कंसिडरेट, वेरी नकवी साहिबा। अब मैं समझता हूँ आप जैसे अगर 50-100 और पैदा हो जाएं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का भला हो जाए, और आप जैसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान चल रहा है, नहीं तो हम शायद कौम ना हो, हुजूम ही रहें। सिविक सेंस हमारे मुआशरे का बड़ा मसला है। आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात की, आपने और इशूज़ उठाए, लेकिन अगर हम देखें तो सिग्नल खुलने का इंतज़ार नहीं करते हैं, कचरा
कभी भी थैली में बंद करके कचरा कुंडी में नहीं फेंकते हैं, किसी इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू इंप्रूव थिंग्स? बहुत प्यारा सवाल है, थैंक यू सो मच। बस कुछ ऐसा करना हुआ कि मेरा एक इदारे से 1996 में वाकफियत हुई, जिसका मिशन विजन था डेवलप द ह्यूमन फैक्टर, यानी इंसानियत को डेवलप करना। उसको मैंने जब ज्वाइन किया 4 साल बाद, मुझे कहा, मेरे इतना गुस्सा आता था ना, मैं जब पाकिस्तान के नौजवान को देखती थी, मेरे अपने बच्चे उस वक्त जवान हो रहे थे, टीनेजर्स थे, इतना ज़हीन है पाकिस्तानी नौजवान, इतनी इंटेलिजेंस, हाई आईक्यू, ब्रिलियंट, पैशन में, हर चीज़ में ब्रिलियंट है। लेकिन अगर उनसे पूछो ज़िंदगी का क्या करना है, तो एक ही जवाब आता था, पता नहीं। और फ्रस्ट्रेशन, कुछ को डिप्रेशन और भी बढ़ गया है। फिर हमने एक मिलके, मेरे कॉलीग्स ने मिलके, हमने एक स्कूल ऑफ लीडरशिप खोला जो यूथ लीडरशिप की ट्रेनिंग करता है। उसको अब 20 साल हो गए और पाकिस्तान में हमारे 80 इदारे खुल गए हैं। मैंने नहीं खोले, वो जब ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो वो अपने अपने दादू हो गया, लड़काना, स्वाबी, पंजगूर, किधर भी आप जाएं, ग्वादर, हमारे बच्चे फैले हुए हैं हर जगह और ये काम कर रहे हैं। एक इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान की रगों में, और ये इनकलाब है प्यार, मोहब्बत और सच्चाई का। ये खूनी इनकलाब नहीं है, ये शोर और वलवले का, गालियों गलोच का इनकलाब नहीं है, ये ईमानदारी का इनकलाब, इज़्ज़त और प्यार का इनकलाब है। देखना 20 साल में हमारा नौजवान इस मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शरी साहिबा कि आप इतना नेक काम कर रही हो, इस तरह का इनकलाब पाकिस्तान में ला रही है। हमें वाकई हमारे मुल्क को ज़रूरत है, जैसा आपने कहा तलहा, कि वाकई हमें ज़रूरत है। अगर इन्हीं लोगों की वजह से थोड़ा बहुत, जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, जिस तरह की आप लोग सोशल सरगर्मियाँ करते हैं, उसी तरह से हमारा मुल्क आज कायम है, वरना तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वेल, इस दुआ के साथ कि हमारे मुआशरे में, हमारे नेशन में सिविक सेंस बढ़ेगी और हम इम्प्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और अब बात करेंगे एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी की। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि इनकलाब हमारे मुआशरे में भी आ रहा है और हमारे एथलीट्स में भी आ रहा है, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे इश्यूज हाईलाइट करें जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता और लोग कन्नी कतराते हुए निकल जाते हैं, अवॉइड करते हैं टू डिस्कस दीज इश्यूज, बट वी डू डिस्कस देम। आज मैं आपको बताऊं कि हमारे तकरीबन 1 हफ्ता कबल हमारे शो में एक आए थे बॉडी बिल्डर साहब, इनका नाम रब नवाज था। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा मैं नहीं करता, लेकिन फिर मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ जिससे मुझे झटका लगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने एथलीट्स को खुद अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ उनको अंधेरों में धकेल के हाँ अवॉइड करो, इस बात पे बात ही नहीं करो। तो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है इग्नोर इट। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस इन दिस केस। इनफैक्ट हमारे बॉडी बिल्डर्स लंबी लाइफ नहीं जीते हैं। वजह क्या है, इसको डिस्कशन करेंगे। अब मेरे साथ मौजूद है इस वक्त हैदर अली। हैदर अली का मैं तारुफ आपसे ऐसे कराऊंगा कि ये बहुत सीनियर कैमरामैन हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बना के अवार्ड्स जीत चुके हैं, जर्नलिज्म से काफ़ी साल वाबस्ता रहे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिस पे वो स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यूज करते हैं और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम कि वो हमारे स्टूडियो में आए। हैदर, थैंक यू सो वेरी मच। हैदर, स्टेरॉइड का बड़ा एक मसला ये है कि हर क्लब में एक अलग स्टेरॉइड मिलता है, हर कोई अपनी कढ़ाई में एक अलग मिक्स डाल के, मसाला डाल के बनाता है, हर किसी को अलग साइड इफेक्ट्स और रिएक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं किसी को बताना मत तुमने स्टेरॉइड किए। क्यों ये जहालत क्यों हैदर? अच्छा, इसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये कि यार अगर किसी को मैंने कह दिया कि मैं जो है ड्रग यूज़ करता हूँ और मैंने इंजेक्शन लिए हैं, स्टेरॉइड लिए और बॉडी बनाई, तो फिर लोग ये सोचते हैं यार ये तो बड़ी आम सी बात है, इंजेक्शन लेके बॉडी बना ली, कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। हालांकि होता ये कि जो भी ये इंजेक्शन या स्टेरॉइड लेता है उसको प्रॉपर, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी बिल्ड को बनाने के लिए। तो इस वजह से लोग इसको मानते नहीं है कि यार उनका ज़रा एक वकार, एक इज़्ज़त, एक जो उनकी रिस्पेक्ट बनी हुई है माशरे में, या वो कहीं ट्रेनिंग करवाता है किसी को भी, मतलब पर्सनल ट्रेनर है, तो उनके सामने उसका एक मेयार बना होता है कि भाई इसने तो 10 साल मेहनत की और इसे बहुत अच्छे से मेहनत करके अपनी बॉडी बनाई है, तो वो उनके जहन में उनका एक अच्छा सा खाका बना हुआ था, तो वो चाहते हैं कि यार वो हमारा इमेज ख़राब ना हो। लेकिन एक बात बताएं, ये ट्रेजेडी और डिलेमा है, ये जितने भी लोग मुकाबले में हिस्सा लेंगे ना, उन सब ने स्टेरॉइड्स किए हुए हैं। बिल्कुल, आपकी बॉडी मसल्स ही उसी से बनती है, स्टेरॉइड्स उसके बगैर, उसके बिना भी बनती है, लेकिन उस लेवल पे बनती, इतने लेवल पे नहीं जाती। तो जो नया खिलाड़ी आ रहा है हैदर, उसके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं बिना स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करे मुकाबले में खड़ा हो जाऊं।
मजबूर है, वो देख रहा है सामने सबने इंजेक्शन लगाए हुए हैं, मुझे भी लगाना पड़ेगा। जब हर कोई लगा रहा है, सारे के सारे लगा रहे हैं, तो इसको रेगुलराइज करें, इसको कंट्रोल करें, इसमें डिसिप्लिन लाएं, इसमें क्वालिटी कंट्रोल लेकर आए कि हर कोई अनाप शनाप चीजें अपने अंदर ना डाल रहा हो। हम खामोश, इग्नोर, बस छोड़ो यार, बात ही ना करो यार। खैर है, ये मुकाबला जीतेंगे, अवार्ड मिस्टर कराची, मिस्टर जूनियर बन जाएंगे और फिर बोलेंगे हमने स्टेरॉइड नहीं किया। Isn't that ridiculous? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें और भी साथ इसके शामिल होती हैं कि कभी भी लड़का वो फिल्म में हीरोज़ को देखते हैं, उनकी अच्छी बॉडी बनी हुई है, या अपने साथियों को देखते हैं बहुत अच्छी बिल्ड बनी हुई है उनकी, तो वो फिर उनसे पूछता है कि यार तुमने कौन से जिम में ट्रेनिंग की है, कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो। फिर वो उन जिम्स में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर वो उनसे पूछते हैं कि सर मुझे अपनी बॉडी बनानी है, कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या करना होगा। तो जिम्स वाले कहते हैं यार 6 महीने में आपकी बॉडी बना देंगे, मिस्टर पाकिस्तान भी आपको तैयार कर देंगे ना। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एकदम से 6 महीने या 3 महीने में बॉडी बन जाती है। तो वो बेसिकली उनको जो स्टेरॉइड यूज़ करवाते हैं या जो भी उनको मेडिसिन देते हैं या सप्लीमेंट का नाम यूज़ करते हैं कि हम इनको सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो वो उनको उसका नाम भी नहीं बताते, नाम भी नहीं बताते। पैसे ले लिए मिसाल के तौर पे 1 लाख 2 लाख जो भी उन्होंने डिमांड की, उन्होंने चार्ज कर लिया उससे। और वो सुनाइए गया, मेरे जो करीबी ज़राए हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं यार वो बहुत ज़्यादा हुआ, मैक्सिमम हुआ तो 12,000 15,000 या 20,000 के अंदर वो आ जाती है मेडिसिन या जो भी चीज़ें हैं। कहाँ से आती है इधर, कौन सप्लाई करता है? इसकी इतनी इरेगुलर और इनफॉर्मल मार्केट धड़ल्ले से चल रही है, माल कहाँ से आ रही है? ये आपको ऑनलाइन सर्च करेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, वो आपको आपके घर पे डिलीवर करेंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ आपको दे के जाएंगे। और क्या गारंटी है कि वो सही होगा और वो आपको तबाना? कितने लोग ऐसे बिल्डर्स हैं जो जवानी में मर गए हार्ट अटैक से, जरा यहाँ मुझे बताएंगे। अच्छा, इसमें अभी तक एक ऑफिशियली कोई भी नंबर नहीं है। ऑफिशियली तो आएगा नहीं ना भाई, का जमाना है। उसकी वजह यह है कि जिस भी बॉडी बिल्डर की डेथ हुई है उसको कभी किसी ने ये सोचा नहीं कि यार रीजन क्या था इसका। रीजन क्या? अच्छा, वही कहते हैं यार बीपी शूट कर गया था। हैदर, आप माशाल्लाह खुद भी बॉडी बिल्डर रहे हो, मुझे बताओ कि आपने जितना वक्त बॉडी बिल्डिंग की है और आप पूरी इस विसिनिटी को कवर करते रहे हो, देखते रहे हो, दोस्त यार हैं, कितने ऐसे लोगों में जो 45-50 से पहले दिल का दौरा पड़ने से मर गए? अच्छा, मैंने खुद भी 2000 से लेके 2010 तक प्रॉपर ट्रेनिंग की है, मतलब बड़े पागलों की तरह जाते थे जिम और एक्सरसाइज करते थे। लेकिन वो मुझे भी अंदाज़ा है कि जो हमारे साथी ट्रेनिंग कर रहे होते थे या जो कंपटीशन खेल रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उसमें होता ये है कि इसमें कोई टाइम नहीं है कि भाई 30 साल का हो गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। कभी भी उसने अब्यूज़ किया है, ओवर डोजेज लिए हैं कि मिसाल के तौर पे एक आप जानते होंगे कि यहाँ क्लास वाइज कैटेगरी बनती है कि 70 kg की क्लास है, 65 kg की क्लास है या 50 kg की क्लास है। अब मिसाल के तौर पे मैं और आप एक क्लास में खड़े हो गए कम के लिए, या मैंने देख लिया कि यार इनकी बॉडी मुझसे अच्छी है और ये 70 kg में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये 55 kg वाली क्लास में जो है ना लड़के अच्छे नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपना वाटर ड्रॉप करता हूँ, अपने मसल्स को और क्लियर करता हूँ और इस क्लास में आ जाता हूँ अपना वेट कम करके। तो जब वो बहुत ज़्यादा पानी निकाल देते हैं अपने जिस्म से, जो भी वो उसके लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं या इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट भी शुरू हो जाता है उनके साथ ही। एक अभी लास्ट ईयर मिस्टर पाकिस्तान का जो कंपटीशन हुआ था, उसमें भी एक बॉडी बिल्डर की ऐसे ही डेथ हुई थी कि मतलब उसका कहा यह जाता एज क्या होगी? उसकी 50 इयर्स के करीब थी और मतलब बहुत अच्छा पॉइंट प्रूवन। मूविंग फॉरवर्ड, ये बताओ हैदर के कितनी तंजीमें बन गई हैं बॉडी बिल्डिंग में? हर कोई खुद साख्ता तंजीम बना के मुकाबला करा के मेरा लड़का मिस्टर कराची, मेरा लड़का जूनियर कराची, कितनी तंजीमें हैं? और ये जूरी की पॉलिटिक्स, ये तंजीमों की पॉलिटिक्स क्या, ये बताइए। अच्छा, अभी तक जो सुनने में आया है या जो मैं मालूमात लेता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई कितनी एसोसिएशन फेडरेशन बन चुकी है बॉडी बिल्डिंग की, तो 12 के करीब बन चुकी है माशाल्लाह। मिसाल के तौर पे मतलब हर साल 12 मिस्टर पाकिस्तान निकलेंगे। होना एक मिस्टर पाकिस्तान चाहिए, लेकिन हर साल जो है 12 मिस्टर पाकिस्तान है, मिस्टर कराची, मिस्टर जूनियर, ये कैटेगरी वो कैटेगरी। उसमें मज़े की चीज़ ये होती है, फेडरेशन आप देखें, जो भी फेडरेशन होती है उनके अपने लड़की भी तैयार हो रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी उनकी तैयारी कर रहे होते हैं। 4-5 लोग हैं गिनती के इस फील्ड के अंदर जिनके पास बड़े अच्छे लड़के तैयार होते हैं। Agreed. और जब वो स्टेज पे जाते हैं और उनका लड़का अगर स्टेज पे आया और एक आम जिम वाले का लड़का स्टेज पे आया और वो आम जिम वाले का लड़का अच्छा भी है, खूबसूरत भी है, उसके चांसेस ज़्यादा जीतने के हैं, तो थोड़ी सी वो फेवर हाँ ले लेते हैं या कुछ होता है कि उसका लड़का जीत जाता है। क्या करना चाहिए इस इंडस्ट्री को सही ट्रैक पे लाने के लिए यार? क्योंकि अगर इसी तरह हम चलते रहेंगे, आप जानते हैं फिटनेस इज द नेक्स्ट न्यू थिंग, एवरीवन वांट्स टू गो टू द जिम। कोई HIIT कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ, बहुत कुछ आ गया, कैलिस्थेनिक्स आ गए।
लेकिन रेगुलेशन नहीं आ रही है, कंट्रोल नहीं आ रहा है, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी कहते हैं हम तो जानते ही नहीं कि ये खेल एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन जो ट्रेंड इस वक्त है उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से यूजेज हो रही है स्टेरॉइड्स की, क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये रेगुलेट हो जाएं और ये ऑर्डर में आ जाओ, डिसिप्लिन से काम करें? देखिए, मैंने कई साल पहले एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी इसी इशू पे बनाई थी कि भाई ये जो जिम्स के अंदर स्टेरॉइड दी जाती हैं या जिसको सप्लीमेंट का नाम दिया जाता है कि भाई हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो हमने एक डॉक्टर का इंटरव्यू किया कि भाई इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन लोग हैं जो ये दे भी सकते हैं या इंजेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि सवाए MBBS डॉक्टर के कोई भी बंदा इंजेक्ट नहीं कर सकता। और यहाँ तो आप देखें कि हाँ, ये बताओ हैदर, लास्ट क्वेश्चन, टाइम कम है, क्या वजह है कि बॉडी बिल्डर्स डरते हैं इस बारे में बात करने से कि अगर मैंने आके बात कर ली ना कि कौन कौन लोग मुलव्विस हैं तो मेरी जिंदगी और मौत का मसला हो जाएगा, मेरा कल जिम बंद हो जाएगा, पता नहीं कितने जिम है जो ऐसे बंद हो गए। सच है? अच्छा, जिम्स तो एक अलग है कि इनकी एक फेडरेशन में उनकी रजिस्ट्रेशन होती है हर जिम्स की, तो ये है कि फिर वो उसको अपने उस फेडरेशन से निकाल देते हैं कि भाई हम आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं, और होती भी हैं चीजें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और आपने बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार की और सब लोगों को बताया कि इस तरीके से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। वर्दा, हैरानगी की बात है कि अफसोस की बात है, हैरानगी की नहीं। हम किस इदारे को हम ठीक करेंगे, मसला यही है जनाब। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। एंड रमजान की आमद है, 1-2 दिन में रमजान शुरू होने वाला है, यकीनन सब तैयारी कर रहे हैं। शो में आपको पहले बताया कि लोग ग्रोसरीज के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अब मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे एक सवाल पूछा गुज़िश्ता रोज़ कि मुझे डायबिटीज़ है, क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ? तो मैंने उनको ये जवाब दिया उस वक्त कि बेशक मेरा रब या शाफियू है, हर मरज़ का जो इलाज है, जो दवा है, वो मेरे रब के पास है। और अगर हम रोज़े रखते हैं तो ये हमारे रूह की ग़िज़ा है और हमारा जिस्म भी साफ़ होता है हर बुराई से, हर बीमारी से, हर ऐब से। तो ज़रूर रखिए वो, और यकीनन अल्लाह मदद करने वाला है और वो सबकी मदद करता है, मुसब्बिबुल असबाब है और वो आपकी मदद करेगा। और यकीनन इसी को हम अब डिस्कस करेंगे आज अपने शो में, क्या डायबिटिक पेशेंट्स रोजे रख सकते हैं या नहीं? वर्दा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अक्सर इस बात से कहते हैं कि जी हमें डॉक्टर ने मना किया है, या हम बीमार हैं, हम दवाई के बगैर नहीं रह सकते, या हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हमें भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती तो हम रोज़ा नहीं छोड़ सकते। इस हवाले से मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक उन्होंने कह भी दिया है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई मनागी नहीं है। तो इस सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज मुफ्ती साहब मौजूद हैं हमारे साथ, वली खान मुजफ्फर साहब। अस्सलाम वालेकुम, उनसे पूछेंगे और बात। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी मुफ्ती साहब, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा शरीयत में तो फ़र्ज़ है रमज़ान मुबारक का, बेशक। उसके अलावा पूरे साल एक मैकेनिज़्म है कि आप सुन्नत के नफली रोज़े हैं, तो उसमें अय्याम बीज के रोज़े हैं, 6 शव्वाल के रोज़े हैं, फिर जो है ना 10 रोज़े उसके हैं, ज़ुल्हज्जा के हैं, मुहर्रम के रोज़े हैं। तो ये एक निज़ाम अल्लाह पाक ने जो दिया, अल्लाह ताला हकीम भी है, सबसे बड़ा हकीम और हिकमत, ये तिब और हिकमत एक ही चीज़ है ना, तो ये अल्लाह से बड़ा हकीम कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये निज़ाम जो फ़र्ज़ किया गया है इंसानों पर, ये जो कुछ फ़र्ज़ है ना इस्लाम में, ये सब हमारे फ़ायदे के लिए, जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी, उखरवी, अल्लाह ताला को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, अल्लाह को हमारे फ़ायदे के लिए। ये बताइएगा कि इस्लाम में कहाँ, किस जगह, किस वक्त ऐसा कहा गया है कि आप अगर इस हालत में हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, बीमारी आपकी इतनी ज़्यादा है तब आप रोज़ा नहीं रख सकते? तो ज़रा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। मैं उसी पर ये तमहीद इसीलिए बांधी थी, बिलखुसूस आज आप जो है ना ज़ियाबतीस की बात फरमा रहे हैं, शुगर की, शरीयत ने इसमें इजाज़त तो दी है कि तो कोई भी बीमार है और वो बीमारी उसकी मुज़म्मन है, मुज़म्मन के मतलब ये है कि वो ज़माने के साथ है, वो उसके साथ लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में शरीयत इजाज़त देती है, क्योंकि शरीयत में
एक तो वुसअत बहुत है, बहुत गुंजाइश है। सुभान अल्लाह, हाँ। सुभान अल्लाह। और एक सहाबी ने एक दूसरे सहाबी से मसला पूछा तो उन्होंने जब बताया, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फ़िल अम्रि सअ, क्या तमाम तारीफ़ें उस रब की है जिसने इस मामले में गुंजाइश रखी है। सुभान अल्लाह। तो एक तो गुंजाइश की बात है कि गुंजाइश है, गुंजाइश है। शुगर के मरीज़ के लिए शरीयत में गुंजाइश है, अगर हाज़िक़ और माहिर डॉक्टर उनको बता दे कि आपको रोज़े नहीं रखने चाहिए, किसी की उम्र बड़ी है, कोई सफ़र में है, उसके अलावा कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से अगर वो रोज़ा रखे उस रोज़े की वजह से उसकी जान को कोई भी नुकसान है, कोई बीमारी में बढ़ने का ख़दशा है या कोई इस तरह है, या उसने रोज़ा रखा हुआ है तो वो उसका इफ्तार दिन में भी कर सकता है। ये सब इजाज़तें शरीयत में हैं, लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि मेरे को तो छूट है। एग्जैक्टली राइट। मुफ्ती साहब आपको यहाँ पे कथा कलामी की माजरत सर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जफर इकबाल अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा सवाल आपसे ये है कि यकीनन हर पेशेंट इज़ डिफरेंट, किसी के ऊपर पैराडोल का कुछ असर होता है, किसी के ऊपर उस दवाई का कुछ और असर होता है। ऐसी सूरत हाल में जब आप बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं और आप सबको ये कह देंगे अक्रॉस द बोर्ड कि आप रोजे ना रखें क्योंकि आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? योर ओपिनियन सर, एंड व्हाट शुड वी डू? जिसको डायबिटीज हो वो रोजा रखे या ना रखे, आपके ओपिनियन में सर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम सवाल है और इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि उलमा इकराम की तरफ से जैसे अभी आपने सुना कि इजाजत हो जाती है कि अगर डॉक्टर मुनासिब समझे तो ये बता दे। अच्छा, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उन्हें ये फैसला ना करना पड़े क्या कि मरीज रोजा रख सकता है या नहीं रख सकता। तो होता यह है कि मरीज खुद भी बचने की कोशिश कर रहा होता और डॉक्टर साहब भी बचने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन काम नहीं है। तो हर शख्स ये बात समझता है कि एक मुसलमान है तो उसे रोजा तो रखना ही चाहिए। अब ये रोजा किस तरह महफूज होगा, महफूज रोजा कैसे होगा, उसके लिए पिछले 15 साल से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम सबको ये बता दें कि कम से कम 3 माह कबल अपना एक अपनी रिस्क का एक असेसमेंट करवाया जाए डॉक्टर से और ये देखा जाए कि उसमें क्या चीज ऐसी है जिसको रिस्क कम करने से वो महफूज रोजा रख सकता है। उस वक्त जो डॉक्टर ने जो तब्दीलियां की उसकी दवाई निजाम में, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसकी यानी वर्जिश में वो कारामद साबित होगी और रीइवैल्यूएट हो जाएगी, दोबारा उसका असेसमेंट हो जाएगा 3 माह के अंदर। तो उसके रोजे को बहुत हद तक मुमकिन तौर पर महफूज बनाया जा सकता है अगर 3 माह उसकी तैयारी की जाए, यानी रमजान की तैयारी बाकायदा की जाए। जहां तक आपके सवाल का बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब है, वो तमाम लोग जिनको खून में शक्कर की सतह बहुत कम हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं लगता, यानी हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस है, तो ऐसे लोग या वो लोग जिनका मुसलसल HbA1c यानी 3 माह की जो एवरेज शुगर की लेवल है वो 10 से ज्यादा है, तो ये वो लोग होते हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे आपने खुद ही बहुत अच्छी मिसाल दी, कोई ट्रीटमेंट में अचानक तब्दीली बिल्कुल रमजान से थोड़ा सा पहले नहीं मुमकिन है, वो पहले से बाकायदा प्लान करके और बहुत तरतीब के साथ उसको किया जाता है तो रोजा महफूज हो जाता है। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब, वेरी वेल सेड। और डॉक्टर साहब की बात से मुझे आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस खूबसूरत याद आ गई। मुफ्ती साहब फरमाते हैं आका दो जहां के रजब में बीज बोया जाता है, शाबान में आबियारी की जाती है और रमज़ान में फल खाया जाता है। तो अगर आप डायबिटिक है तो आपको चाहिए कि आप 3 महीने पहले से तैयारी करें और रजब से ही आप अपने टेस्ट वगैरह करवा लें और फिर आप अपने आप को मॉनिटर करते हुए रोज़ा रखें। तो मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे डॉक्टर साहब की इस बात से कि हाँ अच्छी बात है। मैं सिर्फ एग्री नहीं करूंगा बल्कि ये सल्लम का मामूल था, आपके प्रैक्टिकल में ये था कि आप रजब में रोज़ा रखना शुरू कर देते थे ज़्यादा। शाबान में इतने रोज़े रखते थे कि जैसे लगता था कि ये पूरे रोज़े रख लेंगे, लेकिन दरमियान में पूरे नहीं रखते, दरमियान में कभी कभी इफ्तार करते थे ताकि एक मरहले की तैयारी हो और फिर रमज़ान में पूरे रोज़े। तो ये हमारा भी अगर मामूल हो
और हमारे घरों में इसका माहौल हो तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए सहूलत होगी। क्योंकि जब रमज़ान आता है और आप रजब और शाबान में रोज़े नहीं रखते हैं ना, और वो माहौल नहीं बना हुआ होता है, तो आपके ऊपर एक रौब सा सवार होता है। यहाँ तक कि मैं खुद भी जब रमज़ान आना शुरू हो जाता है तो मैं खुद भी इस तरह, हर कोई भी, एक तो उसके और बहुत सारे मसाइल भी होते हैं कि रमज़ान की तैयारी है, इफ्तारियाँ है, सहरियाँ है, ये तो अगर ये मामूल, अब तो खैर इस साल तो खैर ये वक्त गुजर गया, लेकिन अगले सालों में अगर ये कर दिया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। शरीयत ने हर चीज़ के लिए, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, आपकी सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कमाल की चीज़ें हैं। हर एक में अंदर कोई राज है, उसमें सहूलत है, उसमें आपको दुनियावी भी, उखरवी भी, जिस्मानी भी और रूहानी भी हर तरह के फ़वाइद है। राइट। अब आप देखिए कि इसमें वो ज़ियाबितिस वाली बात पर जो है ना, मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि शुगर का जो मरीज़ है वो जब रोज़ा नहीं रख सके तो फिर वो सदका दे। बेशक वो तकरीबन आज के ज़माने के मुताबिक ऊपर नीचे गंदम फलां के हिसाब से ऊपर नीचे है, वो बाकायदा दारुल इफ्ता से पूछ लें, या वैसे अगर कोई पूछना चाहे तो आप उनको 150 के करीब बता दें, 150 से 200 के दरमियान पर रोज़ा। और अगर नमाजें किसी की क़ज़ा होती है तो वो पर नमाज हैं, तो नमाजों के दिन के 5 और रोज़ा जो है ना पूरे दिन का एक सदका और आएगा। वो सदक़ातुल फ़ितर जो होता है ना, उसके बराबर एक देना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब। आपका सवाल है तो प्लीज़ पूछिए। पहले नबी करीम आके दो जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इफ्तार कैसे करते थे, सहरी कैसे करते थे? हमारे यहाँ क्या होता है सर, बड़े बड़े दस्तरखान हैं और ये लवाजमात थे, ये शरबत थे, ये ड्रिंक्स थे, ये पकोड़े समोसे। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि खाते कितने थे, ताकि वो समझ सकें कि असल मैसेज क्या है। मुफ्ती साहब, असल में तो रोज़ा इसीलिए है कि ये आप अपने आप को इसकी रियाजत करा दें, अपने आप को इसकी आदत डलवा दें कम खाने की, ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। ये साल में एक पीरियड है जो आपको कम खाने की तरफ लाता है और पूरे साल आपको इस पर लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ इसमें इसराफ से थोड़ा सा काम लिया जाता है। अगर वो इसराफ दूसरों के लिए है, मेहमानों के लिए है, गरीबों के लिए है, आपने दस्तरखान बिछा दिए मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम में या इस तरह के अपनी मसाजिद में, और मैं आप दोनों के तवस्सुत से, पूरे मुल्क से जो लोग हमें सुन रहे हैं, बोल टीवी के जो है ना तवस्सुत से, कि अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें। वलो बिशिक्क़ तमरतिन हदीस के अल्फाज है कि अगर आप पूरा खजूर नहीं दे सकते ना तो खजूर का एक शिक दे दे, एक टुकड़ा। मुफ्ती साहब, इस बात पे तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डोनेट और खैरात करने वाली कौम है। हम दुनिया में शायद 5वें नंबर पे आते हैं और हम देते भी हैं। हर रमज़ान में हम लोग सब बढ़ चढ़ के इफ्तारी सहरी का इंतजाम, रमज़ान में नहीं, वैसे भी अगर हमारी मुल्क में हमें ज़रूरत होती है, कोविड का दौरान होता है, कुछ भी होता है, तो हमारा कौम, हमारी मुल्क सबसे ज़्यादा डोनेट करता है। लेकिन सैडली अभी रमज़ान आने ही वाला होता है कि गदागरों की तादाद बढ़ जाती है, हर कोई रोड पे खड़ा हो जाता है। इफ्तारी से पहले लोग फैमिलीज के साथ निकलते हैं कि हम कहीं से लेंगे। तो मेरी नजर में मुफ्ती साहब कि मुस्तहकीन का हक छिन जाता है और बिजनेसमैन सामने आ जाते हैं। मैं ये सवाल करने वाली थी मुफ्ती साहब, इसमें थोड़ी सी कुछ मैं चंद अल्फाज ऐड करूँ कि हमें पता कैसे चले कि कौन, क्योंकि ज़कात की भी जब बात आती है तब भी यही परेशानी का सामना करना पड़ता है, पता नहीं चलता कि कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं, किस पे वाजिब है, किस पे नहीं। अच्छा, आपने जतई साहब ने जब सवाल किया उस वक्त मेरी हंसी थोड़ी सी छूट गई ना, वो इसलिए कि आपने फरमाया अल्लाह करे कि आप हंसाने वालों में हो सारी ज़िंदगी, आप दोनों। प्रोग्राम भी आपने इसीलिए रखा है, मैं देखता रहता हूँ, पाबंदी से देखता हूँ अक्सर। जज़ाकल्लाह। हाँ, तो आपने गदागरों की बात की, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हम मिन हैसिल कौम गदागर हैं ना। बेशक, I completely agree, 100% सही। हम अमेरिका से, अब इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, मसला तो यही है कि हम गदागर हैं, वो कहते हैं गदागरी नहीं करो, एक बंदा कह रहा है नहीं करो, ये लोग कर रहे हैं, लड़ाई इस बात पे है। तो इसमें शरई नुक्ता नज़र से अगर अल्लाह के नाम पे आपसे कोई भी कुछ मांगे, अल्लाह के नाम का वास्ता है ना, अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है। अच्छा, एक और बड़ी बात है, लेकिन पहले मैं इसको मुकम्मल करूँ कि अल्लाह के नाम पे कोई भी कुछ मांगे और आपके हाथ में गुंजाइश है तो आप दे दें। आप इसको नहीं देखें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आप इसको नहीं देखें कि ये मुस्तहिक है या नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर एक और हुक्म है शरीयत का कि कौलुन मारूफ खैरुन मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। कुरान करीम की आयत है कि आपको सॉरी कह के प्यार से कि तुम इतने मोटे हो, इतने बड़े हो, तुम काम क्यों नहीं करते, ऐसे ना करो। हाँ, ऐसे नहीं करो, इसके शरीयत में इजाज़त नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें ये चीज़ें हैं कि
जो मांगने वाले हैं, इत्तेफाक ये है कि बहुत सारे लोग मोहताज होते हैं, वो मोहताज लोग रमज़ान ही में निकल आते हैं। ये हमारा मसला है कि कुछ लोग इन मोहताजों की जो है ना वो एक गैदरिंग और एक गैंग बना देते हैं। उन गैंग के जो मास्टरमाइंड है या जो उनके मालिकान है उनको कोई नहीं पकड़ता। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि वो गैंग्स हमारे मुल्क से खत्म हो। मुफ्ती वली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी खूबसूरत बातें दुनिया बोल है में आके हमारे व्यूअर्स को बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों से फ़ायदा उठाएं और अच्छे से रोज़े रखें पूरी तैयारी के साथ। अब बात करते हैं एक और बड़ी अच्छी खबर की, वर्दा वो है कुछ खेल के मैदान से हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट बड़ा कमाल हुआ है जी, बड़ा कमाल हुआ है। बाबर आजम ने रिकॉर्ड के अंबार लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने शानदार 114 रन्स की सेंचुरी खेली, मजा आ गया और एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कौमी टीम ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी 349 रन्स का टारगेट दिया गया था और वो हासिल कर लिया गया। मेहमान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक ने अमेजिंग परफॉर्मेंस, शानदार सेंचुरियां स्कोर करके जीत में अहम किरदार अदा किया। अगेन लीड किया फ्रॉम द फ्रंट और एग्जाम्पल सेट किया पूरी टीम के लिए। बाबर आजम बतौर कप्तान सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए हैं। बाबर ने बतौर कप्तान 4 सेंचुरियां स्कोर की हैं। इससे कबल अजहर अली ने 3, शाहिद आफरीदी और इंजमामुल हक ने 2-2 सेंचुरियां स्कोर की थी। बाबर आजम बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन 114 रन स्कोर करने वाले भी बैट्समैन बन गए। बाबर आजम ने कम से कम इनिंग्स में 15 वनडे सेंचुरियां स्कोर करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वाओ वर्दा, क्या बात है। मतलब सिर्फ रिकॉर्ड्स और सेंचुरियां सुन के मतलब सोच रही हूँ कितनी हो गई है माशाल्लाह पाकिस्तान के पास भाई। लेकिन तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। वी होप कि ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे और हम क्या होता है कि हम एक मैच जीतते हैं, हम जी तारीफें करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। एक मैच हारते हैं, ओ जी रोना शुरू कर दिया, मातम सीना को भी शुरू कर दी, हम हार गए, हमारी टीम लुट गई, बर्बाद हो गई। बस ये ना किया करें, परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम उंगलियां उठा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं अपने खिलाड़ियों के ऊपर विदाउट अ गुड रीजन। वी शुड ऑलवेज सपोर्ट देम और हम आराम आराम से उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी देखने के लिए तरस रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कंसिस्टेंसी विनिंग स्ट्रीक हमारी जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की इंप्रूवमेंट हम अपनी कराची की सड़कों पे नहीं देख पाते। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची में बढ़ते हुए जराइम के वाक़यात, अगर हम पिछले साल के दौरान और इस साल कंपेयर करें तो जनवरी 2022 से लेके मार्च तक के महीने तक की अगर हम बात करें तो पुलिस मुकाबलों में इजाफा हुआ है। इस दौरान 214 पुलिस मुकाबले हुए हैं। और मैं आपको बताऊं वर्दा कि अभी जो हमने डिस्कस किया था कल के शो में, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा तय पाया था 16 निकाती एजेंडा, उसके अंदर भी ये पॉइंट शामिल था कि हम लोकल इलाकों में पुलिस बनाएंगे, स्ट्रीट क्राइम कम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे। इट्स वेरी सैड कि हम आज तक स्ट्रीट क्राइम की बातें करते रहते हैं, पुलिसिंग इंप्रूव करने की बातें करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है जी। तो देखा आपने कितना अफसोस के साथ कि वाकयात बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आवाम परेशान है। एक तो महंगाई की तरफ परेशान है और दूसरी तरफ हम इन स्ट्रीट क्राइम से परेशान है। सड़कों पर निकलते हुए डर लगता है, खौफ आता है जाना सके, पता नहीं कब कहां कोई किस वक्त आके लूट ले आपको। अग्रीड। लेकिन कराची के मसले के ऊपर, तमाम मसाइल के ऊपर जितने भी कराची के हैं उनके ऊपर आवाज उठाते हैं हमेशा जफर अब्बास साहब, जो कि JDC के सरबराह हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। जफर साहब, आप हर मसले पर आवाज उठाते हैं और आपकी आवाज सुनी भी जाती है। स्ट्रीट क्राइम इस वक्त कराची में एक ऐसा जिन बन चुका है जो काबू से बाहर है, क्या आप उसके लिए आवाज उठाएंगे तो कब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक बेरोज़गारी पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आज पाकिस्तान के किसी और शहर में इतनी ज़्यादा स्नैचिंग क्यों नहीं है, इतनी ज़्यादा चोरी क्यों नहीं है, इतनी ज़्यादा डकैती, टारगेट किलिंग, मुसीबतें क्यों नहीं है? देखिए, कराची में सिर्फ इसलिए इतनी ज़्यादा है कि कराची के लिए पहले ही फैसला कर लिया गया कि यहाँ पर पैदा होने वाले शख्स को, जिसके डोमिसाइल पे कराची लिखा होगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। भाई इतने % देंगे, इतने % देंगे, और वो % भी जो है वो कराची वालों को नहीं मिल रहा। वो चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, जिसके डोमिसाइल पे लफ्ज़ कराची आ गया उसको नौकरी मिलनी नहीं है। जब ये फैसले हो चुके हैं और जब इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेट कंपनियां कोविड के बाद से लोगों को बेरोजगार कर रही हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मालिक मकान किराया मांग रहा है अपने टाइम के ऊपर, आपका 3 महीने का किराया चढ़ गया, आपका 4 महीने का किराया चढ़ गया, प्रेशर आ रहा है, शोर शराबत, तो लाजमी बात है इंसान के पास हो सकता है बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं, जाके लोग मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, और अगर किसी के पास कहीं से रास्ता नहीं बन रहा होता तो शायद वो सही उठाएगा।
सही, लेकिन जफर भाई ये बताइए कि जो लोग लुट रहे हैं, जिनके साथ स्नैचिंग के वाकयात हो रहे हैं, वो कराची के वही लोग हैं जो इन तमाम मसाइल का शिकार हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जिनका महंगाई का मसला है, जो खाने पीने की अशिया अफोर्ड नहीं कर सकते, अपना किराया नहीं निकाल सकते, वही लोग तो लुट रहे हैं, वही परेशान है। बात सिंपल सी है कि आप अपने ऊपर रख के इस बात को सोचें कि अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है या आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है और आपका मालिक मकान आके आपके बाप को मार रहा है या आपकी बीवी को उसकी बीवी आके धक्का दे रही है या बोली घर खाली करो या आपका सामान बाहर फेंक देते हैं, या भूख की वजह से, पैसे ना होने की वजह से आपका बच्चा घर में भूख से बिलक रहा है, 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल का बच्चा बिलक रहा है, या आपके बच्चों को स्कूल में टीचर इसलिए क्लास से बाहर खड़ा रखती है 2 घंटे 3 घंटे कि आपके बच्चों ने 3 महीने फीस नहीं दी हुई और वो बात आके आपके बच्चे आपको बता रहे हैं कि आज भी हमको क्लास से बाहर खड़ा रखा टीचर ने कि आप बाहर निकल जाएं, 2 पीरियड अंदर नहीं आइएगा, आपके वालिद साहब ने फीस नहीं दी है, या दीगर कोई भी जिल्लत रुसवाई। देखिए बात सिंपल सी है, इंसान जब डिप्रेशन में आता है, इंसान जब परेशान होता है, वो डिप्रेशन ज़्यादा आदमी जो पहले ही दबाव का शिकार है, जहनी नफ्सियाती, उसके लिए फिर आप क्या समझते हैं? अच्छा, तो आप क्या समझ रहे हैं? दूसरा सवाल यहाँ पैदा होता है, आप ये समझते हैं जो ये 50 दिन के अंदर कराची में 70,000 वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं, रजिस्टर्ड हुई हैं, तो ये सब क्या पढ़े लिखे लोग शौकिया कर रहे हैं, या लोग शौकिया ही सब हरकतें कर रहे हैं, या बहुत बड़े बड़े ग्रोह आ रहे हैं यहाँ कराची में? भाई ग्रोह तो 1 2 4 10 होंगे। ज़फ़र यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुफर पे मजबूर कर लेती है, मजबूर कर देती है। चलें, मैं आपके बयानिए को, आपकी दलील को दुरुस्त भी मान लेते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हालात अभी बेहतर होंगे या फिर स्ट्रीट क्राइम्स का मसला यूं ही रहेगा और बढ़ता जाएगा और अरबाब इक़्तिदार खामोश तमाशाई बने, चुपचाप इग्नोरेंस इज ब्लिस कह के बैठे रहेंगे? तो हमें अपने मुल्क को बचाना होगा, हुक्मरानों को खुदा के लिए, आवाम के लिए सोचना होगा और उसी तरह से सोचना होगा जो हक बनता है। अब मसला ये कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो हमारी कैटेगरी से बहुत ऊपर के होते हैं, उनको क्या मालूम मिडिल क्लास फैमिली के मसाइल क्या हैं, वो कभी उनका इससे वास्ता ही नहीं है, उनको नहीं मालूम 40-50 हज़ार रुपए 1 लाख रुपए में महीना कैसे गुजारा जाता है, ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। वो जिस घरों में रहते हैं उनका रेंट ही, कोई 100 एकड़ के घर पे रह रहा है, कोई 50 एकड़ के घर पे रह रहा है, किसी के 15 फार्म हाउस हैं, किसी भाई आम आवाम के मसाइल आम आवाम का नुमाइंदा समझेगा। जब इन मसाइल को समझेंगे तो इसका हल। ज़फ़र भाई, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, जो दलीलें आप दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब सिर्फ सरकारी नौकरियां ही इस मसले का हल है। अगर सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो ये मसला हल हो जाएगा, अदरवाइज तो ऐसे ही हालात चलते रहेंगे। लग तो ऐसे ही रहा है। देखें, कराची में 40 साल के करीब हो गया कराची में पैदा होने वाले लोगों को सरकारी नौकरी पे पाबंदी है। अब वो मुख्तलिफ परसेंटेजें निकालते रहते हैं, इतने परसेंट को हम देते हैं, लेकिन वो भी नज़र कहीं नहीं आता। अब बात ये है कि एक रास्ता तो मुकम्मल बंद हो गया। अब चाहे आप बोलोगे कराची में पोर्ट है, कराची में एयरपोर्ट है, कराची में ये है वो है, नौकरी नहीं है कराची के लड़कों के लिए। अच्छा, अब दूसरी बात, जो 45-45 हज़ार बच्चा पढ़ के निकल रहा है प्राइवेट नौकरी करे, ठीक है भाई, प्राइवेट नौकरी करने जा रहे हैं, तनख्वाह ही नहीं है, कहीं 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही, कहीं 4 महीने की नहीं मिल रही, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। फिर कोविड के बाद से जो कंपनियों को लॉसेज हुए या जो उनके मामला था, लाखों लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, रास्ता नहीं है उन लोगों के पास। ये कोई जमींदार, यहाँ जो कराची में लोग रहते हैं, इनकी ना ज़मीनें हैं, ना जायदादें हैं, ना खेती बाड़ी है, कुछ नहीं है इनका। ये बेचारे हैंड टू माउथ लोग हैं जो कमाते हैं, अपना सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, उससे अपना घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन, बस एंड। ना ये 5 स्टार होटलों में खाना खाने जाते हैं, ना ये कोई अपने महंगे शौक रखते हैं, ना ये किसी 5 स्टार होटल या किसी जिम खाने की लॉबी में जाके शाम को बैठते हैं 5 से 8 तक। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास, JDC के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। और मैं काफ़ी हद तक इस बात पर एग्री करता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो लाकानूनियत है उसकी एक बड़ी वजह हुक्मरानों की बेहिसी है। हम पुलिसिंग के निज़ाम को सही नहीं कर सके। कराची एक ऐसा शहर है जो दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है, इतने करोड़ों की इसकी आबादी है, बट सैडली इसको वो इज्जत नहीं मिलती है। सुई से 50 साल हमने गैस निकाली, लेकिन सुई को आज तक गैस नहीं मिली और उसके हालात हमें मालूम है, उसके नाम पे बहुत बड़ी कंपनी बनी। खैर, ये इशूज डिस्कस होते रहेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं तो इस वक्त हैरान और परेशान हूँ। आप स्केच देखिए भाई, आप सब छोड़ें, आप ये देखें, आप ये देखिए,
क्या लग रहा है आपको अच्छा इन स्केचेस में वर्दा? अच्छा क्या लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ 12 साल की एज में ये नन्ही सी मीशा इतने खूबसूरत स्केचेस बना रही हैं जिसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली जाती है, बाकायदा प्रॉपर प्रोफेशनल्स इनके लिए। ये देखें, आपको मैं और स्केचेस दिखाऊं इनके, आप सिर्फ देखते रहिए। ये देखें, तो इनसे बात भी करेंगे हम, और बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे वर्दा जो बेसिकली उनके माँ बाप उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, ये शौक करें, वो शौक करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरली बॉर्न गिफ्टेड होते हैं। वो पैदाइशी अल्लाह की तरफ से उनको एक तोहफा मिला हुआ होता है, और ऐसे ही एक बच्ची से आपको मिलवाएंगे जिसको अल्लाह ने बड़े खास तोहफे से नवाजा है। वाह, मैं पेरेंट्स को इसमें आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आप इतनी सपोर्ट करती हैं अपनी बेटी को। तो मीशा, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, क्या करोगी आगे, मजीद किस तरफ जाएंगी? मैंने भी सोचा नहीं है, मगर मुझे आर्टिस्ट बनना है। डेफिनेटली आर्टिस्ट तो बनना है, लेकिन फिर भी कहीं आगे आप फर्दर स्टडीज के लिए कौन सा स्कूल टारगेट कर रहे हो? इंडस वैली, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, क्या टारगेट किया हुआ है? कौन से आर्ट यूनिवर्सिटी? अभी नहीं किया हुआ, चलें जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। इंडस वैली में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, और इंशाल्लाह ताला जो है एज अ मदर आपकी क्या फीलिंग्स हैं, एंड व्हाट इज योर ड्रीम नाउ? आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ हर। मैं जानती हूँ कि ज़ाहिर है मैंने या इनके फादर ने इनकी कोई हेल्प नहीं की है, तो लिहाजा जो कुछ ये कर रही हैं ये अपने एफर्ट्स हैं, और गॉड गिफ्टेड है, जाहिर सी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहेगा तो ज़रूर ये कुछ बनेगी। हमेशा एक बात बताओ, अब आप जब क्रिएट कर रही होती हो आर्ट, आप किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेती हो? क्या आप कोई तस्वीर सामने रख के बनाती हो, या कोई इंटरनेट से देखती हो? इंस्पिरेशन किस चीज़ से लेती हो? मैं इंटरनेट से कोई पिक्चर उठाती हूँ, उसके बाद स्केचिंग करती हूँ। सामने रख के आप फिर करती हो स्केचिंग से। हमारा स्केच का ये तो इस पर पे झगड़ा होना चाहिए। मेरा स्केच का है, तलहा का है, हमारा भी तो बनाना चाहिए था ना आपको। वेरी सून, मुझे पता ही नहीं था। अभी आप बनाएंगी यहाँ पे। आपकी एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं मीशा, वो आपको देख के तो बड़े जेलस हो जाते होंगे, अगर मीशा की इतनी अच्छी ड्राइंग है, हमें नहीं आती, मम्मी हम क्या करें? नहीं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। क्लास में सब बनवाते हैं आपसे? नहीं बनवाते। एंड आई एम श्योर आप बड़े कॉम्पिटिशंस भी जीती होंगी आर्ट के। जी जी बिल्कुल। नहीं, स्कूल में ही जीते हैं, ऐसे नहीं जीते। हाँ, बाहर पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट करेंगी तो ज़रूर जीतेंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में, मेरा आपको मशवरा ये होगा कि जो पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे शो पे आए हुए थे राशिद राना हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ अभी से आप कोशिश करें कि इनको कनेक्ट कर दें, ताकि ये अभी से उनसे वो चीज़ें सीखना शुरू करें जो शायद इंडस वैली या NCA में जाके ये 10 साल के बाद सीखेंगी। इनको जो अल्लाह ने गिफ्ट से नवाजा हुआ है, उसको आप ये समझिए कि ये अपनी एज से 10 साल पहले चल रही है। माशाल्लाह से। तो अभी से आप इनको वो एक्सपोजर देना शुरू कर दें मेरी नज़र में, जो शायद यूनिवर्सिटी और सीनियर कॉलेजेस में मिलता है आर्ट के। ओके, आई गॉट इट। सही, इंशाल्लाह। चलें जी। और आप इसके अलावा आप कुछ और बता रही थी मीशा, के आप स्केचेस के बारे में कुछ बता रही थी आपने हमें, जब कही थी कि मैं ऑनर बताऊंगी। सबसे मुश्किल स्केच कौन सा लगा? हाँ, डिफिकल्ट। सबसे मुश्किल स्केच जिसको बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा हो, और जिसको बनाने के बाद आप सबसे ज्यादा प्राउड फील कर रही हो कि आई क्रिएटेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। किसकी तस्वीर है ये तो बताओ? लीसा। लीसा। हु इज लीसा? लीसा फ्रॉम ब्लैकपिंक। अच्छा, फेमस कैरेक्टर है वहाँ का। यस। अच्छा, और ये क्यों बनाई? ये आपको अच्छी लगती है इसलिए बनाई जी, या फिर वैसे ही आपने कहा कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, मुझे पसंद। कितना टाइम लगता है आपको बनाने में मीशा? कलर स्केच में तो 4 to 5 आवर्स लगते हैं, वरना सिंपल जो स्केच। हमारे प्रोड्यूसर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे अभी कुछ बनवाऊं, तो प्रोड्यूसर साहब आपने सुन लिया होगा 4 से 5 घंटे लगते हैं कलर स्केच में, और पेंसिल के स्केच में बड़ा टाइम लगता है। स्केच कितनी देर में बनाती हैं? ये वाला 1 आवर। ये बना सकती हैं? अभी हम आपको बिठा के रखें, थोड़ा सा कुछ बना के तो दिखाएं। अगर हमारा लोगो जैसे दुनिया बोल है, आप देख सकती हैं पीछे चल रहा है, ये इतना अच्छा खूबसूरत सा, ये स्केच कर दें, या तलहा को स्केच करके दिखाएं, थोड़ा सा कुछ करके दिखाएं। यहाँ पे मीशा जो है वो कुछ बनाने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा टाइम देते हैं हम उनको, जब तक आपको चल के सुनाते हैं एक मज़ेदार सी खबर। वैसे तो आजकल टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा इन हैं, लेकिन हम अगर बात करें कुछ मखसूस जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जन्नत मिर्ज़ा, जो सिर्फ 21 साल की उम्र में ही पाकिस्तान की मकबूल तरीन पर्सनैलिटीज़ में से उनका शुमार होता है। और पिछले साल जन्नत मिर्ज़ा की एक टिकटॉकर फॉलोअर्स की एक तादाद 14 मिलियन थी, जो अब यकीनन इससे कहीं ज़्यादा होगी, तला बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो PDA पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ऑफ कोर्स आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स दिला देंगे, एंड ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो खूबसूरत खवातीन को ही फॉलो करना चाहते हैं। सैडली टैलेंट देखा जाता है। खैर, बात करेंगे, जन्नत मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। जन्नत, बताइए कैसा रहा आपका सफ़र छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन तक?
इट वाज़ अमेजिंग और बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि आपको पता है कि आप एक छोटी सी स्क्रीन पे अपने फ़ोन पे जब टिकटॉक बनाते हो और एक रूम में बंद होके बनाते हो तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है उससे जब आप एक बाहर गए हो घर से और इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, कैमराज हैं, डायरेक्टर हैं, बाकी आपके साथ सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो बहुत एक आप नर्वस भी होते हो बट एक्साइटिंग भी होते हो। लेकिन मेरा बहुत स्मूथली हो गया, क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो मेरे डायरेक्टर हैं सैयद नूर, वो बहुत गुस्से वाले हैं और वो बहुत डांटते हैं, और मुझे नहीं, मेरे जो साथ लीड पे हीरो थे उन्हें डांट भी बहुत पड़ी है, लेकिन मेरे साथ बहुत प्यार से अपनी बेटी की तरह मुझे ट्रीट किया। एक बहुत मुझे फ्रेंडली वहाँ पे माहौल मिला, तो मेरे साथ तो बहुत बहुत एक्साइटिंग सफ़र था और मैं नर्वस भी थी, लेकिन शुक्र है सब अच्छा हो गया। जन्नत, सुना आपने वर्दा, उन्होंने कहा कि सैयद नूर बड़े खतरनाक डायरेक्टर हैं लेकिन उनका फिर भी सब कुछ स्मूथली हो गया। अब आपने कहा से कोई इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको बहुत बेटियों की तरह समझा के शायद उस वजह से उनको डील इस तरह से कर रहे हैं कि उनको पता हो कि शी इज़ न्यू इन इंडस्ट्री, तो इस वजह से उनको बहुत पोलाइटली लेके किया जाए कि हो सकता है वो घबरा भी सकते हैं, परेशान भी हो सकती हैं और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाती हैं वो अपने फिल्म में। तो बहरहाल मुझे ये बताइएगा, जन्नत के आमतौर पर देखा जाता है या दूसरी टिकटॉकर्स का अगर हम जिक्र करें तो वो मॉडलिंग के बाद अगर जो एक्ट्रेसेस हैं या कोई भी है वो पहले मॉडलिंग करती हैं, मॉडलिंग के बाद फिर ड्रामों में आती हैं, ड्रामों में काम करती हैं और फिर वो किसी फिल्म की तरफ उनको चांस मिलता है। तो और आप डायरेक्टली पंजाबी फिल्म कर रही हैं, डायरेक्ट छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे आ रही हैं, तो कैसा लग रहा है? स्मूथली। सबके अपने ओपिनियंस हैं, अपनी चॉइसेस हैं, कुछ ड्रामास को प्रेफर करते हैं, कुछ फिल्म को, और जो सच्ची बात है मुझे पहले फ़िल्म की ऑफ़र आई और बहुत ही आप कह लें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं टिकटॉक बना रही हूँ। एंड देन मुझे कॉल आई सैयद नूर की कि आपको हम अपने एक प्रोजेक्ट में लेना चाह रहे हैं। तो मैं पहले तो हैरान हुई और मैंने अपनी फैमिली को बताया, वो भी हैरान हुई, क्योंकि आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि एकदम से टिकटॉक से हम एक सिल्वर स्क्रीन पे काम करने जा रहे हैं। लेकिन ये कि फिर जो सैयद नूर हैं उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और वो साइमा जी को लेके मेरे घर आए, मेरे फादर से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा एक फ्रेंडली और एक फैमिली फ़िल्म है, इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है, जैसे हमारी बेटी से हम कुछ काम करवाते हैं वैसे जन्नत भी हमारी बेटी है, अपनी बेटियों की तरह से काम करवाएंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई थी माशाल्लाह। यकीनन सैयद नूर साहब ने आपको बेटी बना के काम लिया। आपसे ये बताइए कि आपकी मूवी का नाम है तेरे बाजरे की दी राखी, तो ये राखी आप किसी को बांध रही हैं, आपको कोई बांध रहा है, और ये बाजरे से राखी कैसे बनी ये भी थोड़ा बताइएगा, नाम ऐसा क्यों रखा गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, उसमें जो साइमा जी हैं वो मेरी राखी हैं और उन्होंने मेरी पूरी फिल्म में हिफाजत करनी है। और अगर आप लोग टाइटल को देखें तो उसका मतलब भी सीधा सीधा यही होता है कि वो एक बाजरा मैं हूँ बेसिकली, और वो जो है वो मेरी राखी हैं। इससे बड़ी राखी। खैर आप पूछिए। अच्छा। आप पूछिए। जन्नत, मुझे ये बताएं कि क्या पूरी फिल्म की कहानी इसी गिर्द घूमती है, एक बाजरे के और एक राखी की, यानी आपके और साइमा जी के, और अपने फिल्म में जो आपने किरदार अदा किया है क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? बाजरे का किरदार। बाजरे का किरदार, एक बाजरा। जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की दिखाई गई है जिसका बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र दिखाया गया है, और वो बड़ा उससे अपने पंजाब से प्यार होता है, अपने कल्चर से प्यार होता है। वहाँ पे ऐसा होता था कि सीन्स के दौरान बकरियाँ भी मैंने उठाई हुई हैं छोटे छोटे, मुझे तो डर लगता है उनसे, लेकिन फिर जब मैं सोचती थी कि वो जो लड़की है जिसका नाम लाली है वो इन बकरियों से कैसे उन्हें ट्रीट करती है, उनसे कैसे प्यार से पेश आती है, तो उसी तरह से फिर मैं उसी कैरेक्टर में जाके तो फिर वो परफॉर्म करती थी। ईद पे आपकी मूवी रिलीज होने जा रही है बाजरे दी राखी, क्या एक्सपेक्टेशंस है? डू यू थिंक इट विल डू गुड बिजनेस? मेरे फैंस बहुत सपोर्टिव हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं होने दिया। जो भी मेरा प्रोजेक्ट आता है हमेशा मैक्सिमम सपोर्ट, मैक्सिमम प्यार देते हैं, और मुझे उम्मीद है उनसे कि इस दफ़ा भी वो मुझे मैक्सिमम सपोर्ट देने वाले हैं। वो जैसे जितनी मैं एक्साइटेड और नर्वस हूँ उतने वो लोग भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे फैंस हैं वो सब मेरी फ़िल्म देखने ईद पे सिनेमाज़ में ज़रूर आएंगे और आप सबको बहुत पसंद आएगी। चलें, हमारी दुआ है कि आपकी फ़िल्म कामयाब हो जन्नत, और थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया अपना। और जनाब इस तरह से आप देखेंगे खैर बहुत बड़ी बात है और एक लक की भी बात होती है तला कि आप एक मोबाइल ऐसे सपोर्टिव फैंस मिल जाएं तो यकीनन बड़ा फ़ायदा होता है और बहुत सपोर्ट मिल जाती है आपको, एकदम से फेम गेम
मशहूर हो जाते हैं, फॉलोअर्स एंड लाइक्स एंड ऑल दैट। वी विश यू ऑल द बेस्ट जन्नत मिर्जा, उम्मीद करते हैं आपकी मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करे। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, अब कुछ आर्ट वर्क भी चेक कर लें हम अपनी अब छोटी सी प्यारी सी टैलेंटेड आर्टिस्ट का। शी इज ओनली गिवन इट 5-10 मिनट्स एंड आई लाइक टू शो यू कि उन्होंने 5-10 मिनट में क्या क्रिएट किया है। इट इज वेरी अमेजिंग। इनके टैलेंट की मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि थोड़ा बहुत आर्टिस्ट मैं भी हूँ और इतने कम वक्त में इतने एस्थेटिक्स के साथ ये डिजाइन की गई तस्वीर, ये आप लाइंस देख रहे हैं कि बड़े तमीज से। वर्दा ये आपकी तस्वीर है? नहीं कुछ कह रही है, सुन तो लीजिए। मेरी तस्वीर कहाँ से आ गई? गूगल से लिए। गूगल से लिए, ऐसी रैंडम पिक्चर थी इन्होंने उठाई क्योंकि ये अपने सामने एक ऑब्जेक्ट को रखती हैं, फिर उससे इंस्पिरेशन लेके ये कुछ भी स्केच करती हैं, तो उन्होंने जस्ट अभी रैंडमली ऐसी गूगल से थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट वाज ग्रेट इंटरव्यूइंग यू गाइस। आप लोग माशाल्लाह से हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट बने और अपने और अपने वालिदैन अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। वक्त हुआ है तमाम, कम था, काश थोड़ा ज्यादा हो तो आप तक और दिलचस्प खबरें पहुंचाते। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि अब जब हमारी मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह ताला तो रमजान मुबारक शुरू हो चुका होगा और हमारी रमजान में आपसे मुलाकात होगी शाम 4 से 6, तो देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।